नमस्कार। आपकी और मेरी घड़ी में रात के 9 बज गए। मेरा पूरा देश सुन रहा है राष्ट्र की आवाज, 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई तस्वीरें देखकर दंग रह गया। कानपुर में कारोबारी के घर नोटों की गड्डियों का अंबार देखकर दंग रह गया। आपकी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें राष्ट्र के लोगों से सीधा ताल्लुक रखती हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र को लेकर आज सियासत गर्म हो रही। वहीं दूसरी ओर ओवैसी के एक बयान के बाद माहौल पूरी तरीके से गर्मा गया। मैं सरफराज सैफी ये समझना चाहता हूं कि मेरे कट्टर और तेरे कट्टर वाली सियासत मेरे राष्ट्र को कहां ले जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्र के लोग पंजाब धमाके में अब तक की जांच अपडेट जानना चाहते हैं। यह खबर भी मैं राष्ट्र की आवाज में आपको दिखाऊंगा। मैं सरफराज सैफी आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आपकी हर दिन आवाज यूं ही बुलंद करूंगा। मैं राष्ट्र की दबी आवाज को आप तक पहुंचाऊंगा। मैं राष्ट्र की हर दबी आवाज को अपनी आवाज दूंगा, राष्ट्र की आवाज बनाऊंगा। आपकी आवाज, मेरी आवाज, यही तो है मेरे मुल्क की आवाज, मेरे वतन की आवाज, मेरे हिंदुस्तान की आवाज। कानपुर के कारोबारी के घर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापा मारा। लखनऊ तक सियासत होने लगी। कानपुर के कारोबारी के घर नोटों की गिनती चलती रही। दिल्ली के सियासी गलियारों का पारा हाई होने लगा। मैं सरफराज सैफी आपको समाजवादी पार्टी के करीबी पीयूष जैन के घर छापे की हर तस्वीर भी दिखाऊंगा। इत्र कारोबारी के घर छापे के पीछे की सियासत भी आपको समझाऊंगा। कारोबारी के घर मिले नोटों के बंडल का चुनावी कनेक्शन भी समझाने की कोशिश करूंगा। मैं सरफराज सैफी ये पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आए तो इनकम टैक्स की टीम अलार्म मोड पर क्यों आ गई। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आए तो जीएसटी की टीम एक्शन में क्यों आ गई। क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में नोट खेला होने वाला है। क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में नोट खेला से सियासत का समीकरण बदलने वाला है। क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में नोट खेला से वोटों का बड़ा खेल होने वाला है। कानपुर में काली कमाई का धन कुबेर। जमीन पर नोट, टेबल पर नोट। अलमारी में नोटों की गड्डियां। बिस्तर पर नोटों के बंडल। पूरे कमरे में हर तरफ नोट ही नोट। इतने नोट की उड़ जाएं किसी के भी होश। नोटों की हजारों गड्डियों से भरा कमरा। जनाब, ये तस्वीरें हैं यूपी के जाने माने इत्र कारोबारी पीयूष के कानपुर के घर की, जहां पर आयकर विभाग और जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने छापा मारा। और जब नोट और संपत्ति का खुलासा हुआ तो इनकम टैक्स महकमे के अधिकारी हैरत में पड़ गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 24 घंटे से ज्यादा चली रेड में नोट मिलते गए, कभी कमरे से, कभी अलमारी से, कभी कहीं से और कभी कहीं से। छापे में नोटों की हजारों गड्डियां मिली। इतने नोट कि आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। इतने नोट की नोट गिनने की मशीनें कम पड़ गईं और जब आदमी और मशीनें कम पड़ गईं तो और कर्मचारी बुलाए गए और मशीनें मंगवाई गई।
एक शख्स के घर पर छापे में नोट गिनने के लिए 4 नोटों की मशीनें लगाई गईं। बताया जा रहा है कि रेड में करीब 100 करोड़ रुपए कैश समेत कुल 160 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। इनकम टैक्स विभाग ने पीयूष जैन और उनके बेटे प्रत्युष जैन को शिकंजे में ले लिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इनकम टैक्स रेड लगातार जारी हैं और अब इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर छापा पड़ा। पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से भी संबंध बताया जा रहा है, क्योंकि इत्र कारोबारी के भाई पप्पी जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं। पीयूष जैन के यहां रेड पर बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को करप्ट पार्टी बताया। ईमानदारों से बैर नहीं, चोरों की खैर नहीं। चोरी करने वाला देश के संसाधनों को लूटता है, कोई भी हो। और हमारा लगातार प्रयास है कि देश में लोग जो काम करते हैं उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ कंप्लायंस हो, हमने सब करके दिया ताकि उस दिशा में लगातार लाभ भी मिले। वन नेशन वन टैक्स उस दिशा में भी बढ़े। लेकिन अगर कुछ लोग आज भी कर चोरी करते हैं तो देश का और गरीब का हक छीनते हैं, इसलिए उनके खिलाफ अगर कार्रवाई की है तो उचित है। ये वही समाजवादी पार्टी है जहां भ्रष्टाचारियों का हाथ और गुंडों का साथ है। समाजवादी पार्टी के तमाम करीबियों के यहाँ लगातार इनकम टैक्स और ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जिसमें सैकड़ों करोड़ के कैश का खुलासा हो रहा है। किस प्रकार से भ्रष्टाचार से अकूत संपत्ति इन्होंने जुटाने का काम किया था। उत्तर प्रदेश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को अपनी तिजोरियों में भरने का काम किया था। आज जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो ये अपनी तिजोरियां खोल रहे हैं। ये थैली शाह अपने भ्रष्टाचार के पैसे के दम पर उत्तर प्रदेश के चुनावों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वहीं बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। समाजवादी पार्टी का नारा है, जनता का पैसा हमारा है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पीयूष जैन के यहाँ जीएसटी के छापे में बरामद 100+ करोड़ कौन से समाजवाद की काली कमाई है। समाजवादी पार्टी के नेता आशीष यादव ने संबित पात्रा के ट्वीट का जवाब देते हुए ट्वीट किया, जिसमें लिखा है कि पीयूष जैन का पार्टी से कुछ भी लेना देना नहीं है। कानपुर में बड़े कारोबारियों के यहाँ इनकम टैक्स के छापे का एसपी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही समाजवादी इत्र बनाने वालों से इनका कोई नाता है। आप झूठा भ्रम और नफरत की दुर्गंध ना फैलाएं। इसके लिए आपको असली समाजवादी इत्र भेज रहे हैं सप्रेम सुगंध भेंट। पीयूष जैन पर फर्जी कंपनी बनाकर टैक्स चोरी करने का आरोप है और जब आयकर विभाग के साथ जीएसटी महानिदेशालय की टीम ने छापामारी की तो खबर है कि कई डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि पीयूष जैन कैसे आईटी टीम के हत्थे चढ़ा, कैसे हुआ खुलासा। अहमदाबाद के डीजीजीआई टीम ने एक ट्रक पकड़ा था। ट्रक में जा रहे सामानों का बिल फर्जी कंपनियों के नाम पर बनाया गया था। इसके बाद डीजीजीआई ने कानपुर ट्रांसपोर्ट के यहां छापेमारी की। डीजीजीआई को करीब 200 फर्जी बिल मिले। यहीं से डीजीजीआई को पीयूष जैन के फर्जीवाड़े का पता चला। इसके बाद डीजीजीआई ने पीयूष जैन के घर पर छापामारी की। छापामारी में पीयूष जैन के घर नोटों के काफी बंडल देखने के बाद होश उड़ गए। डीजीजीआई ने फिर आयकर विभाग को सूचना दी। नोट गिनने वाली मशीनों के साथ आईटी की टीम पीयूष जैन के घर पहुंची। ये देखिए, फेक इनवॉइसिंग और फेक उसका क्रेडिट का केस है। तो आपको मालूम है कि जीएसटी लॉ में अगर आपकी इनवॉइस एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा है तो आपको ई-वे बिल और इनवॉइस जनरेट करना होता है। लेकिन इसमें हमने ये पाया कि ये ऐसा आइटम है जिसपे टैक्स रेट काफी ज्यादा है, 28% का टैक्स रेट है और उसके अलावा सेस वगैरह भी है। तो ये पाया गया कि ये लोग बिना किसी इनवॉइस के, बिना ई-वे बिल के ये माल निकाल रहे थे और इसमें 2-3 पार्टी शामिल हैं। सब फेक इनवॉइसेस थे और उसके वैल्यू को सप्रेस किया गया ताकि वो उसी परिधि में रहें जो निर्धारित है लॉ में। अब इस पे कार्रवाई हो रही है, अभी तो शुरुआत है, लेकिन अच्छा बड़ा केस है, अच्छा डिटेक्शन है, काम जारी है
और कुछ कैश भी पकड़ा गया है, उसकी काउंटिंग वगैरह चल रही है, तभी हम कुछ कह पाएंगे कितना अमाउंट। समाजवादी भले कह रहे हों कि पीयूष जैन का पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन यूपी में हर कोई जानता है कि पीयूष जैन कौन है और उनका अखिलेश यादव के समाजवाद से कितना पुराना नाता है। पीयूष जैन कन्नौज के छपट्टी मोहल्ले के रहने वाले हैं। इत्र के बड़े कारोबारियों में शुमार हैं। कानपुर और मुंबई में पीयूष जैन के कई दफ्तर हैं। कन्नौज में इत्र फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज और पेट्रोल पंप। पीयूष जैन गुटखे का भी कारोबार करते हैं। पीयूष जैन जिस समाजवादी इत्र के मालिक हैं, अखिलेश यादव ने उसकी लॉन्चिंग लखनऊ में की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि 2022 के चुनावों को देखते हुए ये इत्र 22 फूलों से बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्मी जैन, उनके प्रयास से, उनकी टीम के प्रयास से एक बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया है। और जैसा कि उन्होंने कहा, जो महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने। अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल, खुशबू बदल पाए ना बदल पाए, लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। अखिलेश यादव भले ही समाजवादी खुशबू फैलाने का दावा करते हों, लेकिन पीयूष जैन पर छापे के बाद समाजवादी इत्र में भ्रष्टाचार की दुर्गंध फैल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वहीं मऊ में समाजवादी पार्टी के करीबियों पर छापे पड़े। क्या यह महज इत्तेफाक है? मैनपुर में समाजवादी पार्टियों के करीबी पर छापे पड़े। क्या यह महज इत्तेफाक है? लखनऊ में समाजवादी पार्टियों के करीबियों पर छापे पड़े। क्या यह महज इत्तेफाक है? मैं सरफराज सैफी पूरे यकीन के साथ कहता हूं, यह महज इत्तेफाक नहीं है। मऊ से लेकर कानपुर तक छापेमारी से देश की एजेंसियों ने सियासी पार्टियों को एक बड़ा संदेश दिया है। जांच एजेंसियों ने साफ पैगाम दे दिया है कि देश के चुनाव उत्सव में धांधली नहीं होने दी जाएगी। जांच एजेंसियों ने सख्त संदेश दिया है कि चुनाव में धांधली की कोशिशें अब कामयाब नहीं होने दी जाएंगी। मैं सरफराज सैफी यह भी पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि आज समाजवादी पार्टी का नंबर आया है, कल किसी और पार्टी के सुरमाओं का नंबर आएगा। मैं वापस कह रहा हूं, गौर से सुनना कि आज समाजवादी पार्टियों के करीबियों का नंबर आया है, कल किसी और पार्टी के करीबियों का नंबर आया, क्योंकि चुनाव तंत्र में जो भी सेंधमारी की कोशिश करेगा, देश की एजेंसियां उसे बेनकाब करेंगी। मेरे देश में चुनाव को जो भी बदनाम करने की कोशिश करेगा, उसके चेहरे से तमाम एजेंसियां नकाब हटाएंगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादियों पर धड़ाधड़ रेड। मऊ, मीनपुरी, लखनऊ के बाद कानपुर में छापा। अखिलेश के करीबियों की कितनी नोट फैक्ट्री। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले आईटी विभाग ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहा है। गुरुवार को कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर समेत कई ठिकानों पर छापा मारा। रेड में अकूत संपत्ति का पता चला। ऐसा नहीं है कि केवल पीयूष जैन, बल्कि महज कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के कई दूसरे नेताओं के घर और दूसरे ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी। जिनके ठिकानों पर छापामारी हुई, बताया जा रहा है कि ये सभी अखिलेश यादव के करीबी हैं। अखिलेश के पूर्व ओएसडी जैनेंद्र यादव, 2012 की जीत के शिल्पकार राजीव राय, अखिलेश के बेहद करीबी मनोज यादव, अखिलेश के नवरत्न राहुल भसीन। समाजवादी पार्टी के 3 लोगों के यहाँ रेड हुआ। मैनपुरी में मनोज के यहाँ,
मऊ में राजीव राय के यहाँ, लखनऊ में नीटू के यहाँ। कुछ भी नहीं मिला कहीं भी। झूठ बोलता है अगर कोई कहता है। किसी इनकम टैक्स के अधिकारी ने कहा कुछ मिला? 1-1.5 करोड़। 1-1.5 करोड़ मिला। कुछ नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला। 18 दिसंबर को आयकर विभाग ने सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर पर छापा मारा। इसके बाद यूपी की राजधानी लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी के नेताओं और कारोबारियों पर आईटी का एक्शन हुआ। यहां मनोज यादव, जैनेंद्र यादव और कारोबारी राहुल भसीन के घर और दफ्तरों पर आयकर ने छापे मारे। आयकर विभाग ने ये छापामारी लगभग 200 करोड़ रुपए की कर चोरी के आरोप में की थी, लेकिन जानकारी मिल रही है कि वो इससे काफी ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग को अखिलेश के एक करीबी के पास से अहम डायरी मिली। डायरी में यूपी के कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का ब्यौरा है। डायरी में समाजवादी पार्टी की फंडिंग से संबंधित जानकारी भी है। आयकर विभाग के छापे की जद में आए राजीव राय सामने आए। उन्होंने कार्रवाई पर सवाल उठाए। राजीव राय ने दावा किया कि उनके घर से आयकर विभाग को महज 17,000 रुपए बरामद हुए। नहीं मिला तो उनको चले जाना चाहिए था, सिवाय डराने, धमकाने, हरास करने। यह एक भारतीय जनता पार्टी की नीति है ना, पहले डराओ धमकाओ फिर अपने यहाँ मिला लो। गंगोत्री में मैं 25 सालों से इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ। आपको कभी कोई प्रॉब्लम रही हो तो कभी मुझे नोटिस क्यों नहीं इशू किया? मुझसे पूछताछ क्यों नहीं करी? एक साथ 5-5, 6-6 जगह आप छापे मार रहे हो। क्या मैं कोई अपराधी हूँ? मैं पढ़ा लिखा हूँ। आप मुझसे पूछते, मैं जिम्मेदार नागरिक की तरह जाकर आपको जवाब देता। समाजवादी नेताओं के घर पर छापे पड़ने पर अखिलेश यादव लाल हो गए। लखनऊ, मैनपुरी, मऊ समेत 30 ठिकानों पर अपने कारोबारियों के यहाँ पड़े रेड पर अखिलेश यादव ने तंज भरे लहजे में कहा था कि अभी और भी एजेंसियां सामने आएंगी। मैं जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी। और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म, और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों? चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं? अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा, बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को निशाने पर लिया। अखिलेश चाहे जो भी कहें, लेकिन सीएम योगी ने आयकर विभाग की कार्रवाई को इंडिपेंडेंट बताया। उन्होंने कहा कि अगर विभाग अपना काम कर रहा है तो समाजवादियों को क्यों टेंशन है। देख रहा था इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता। विधानसभा चुनाव से पहले काली कमाई के कई कुबेरों का खुलासा हो रहा है, लेकिन ये संयोग है या प्रयोग की जिन लोगों पर आईटी रेड पड़ी है सभी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। और सबसे अहम बात, 22 की जंग में अखिलेश और योगी में 20 होने की लड़ाई चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कहां कहां कोरोना का कहर
फिर से शुरू हो गया है और कैसे रखनी है आपको सावधानी, पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज। चुनाव करीब आते ही और नेताओं की जुबान पर कट्टर बोल आने लगते हैं। चुनाव करीब आते ही ओवैसी भाईजान की जुबान पर कट्टर बोल आने लगते हैं। चुनाव करीब आते ही संत सभाओं में कट्टर बोल गूंजने लगते हैं। मैं सरफराज सैफी। चुनाव के दौरान तेरे कट्टर और मेरे कट्टर वाली ये तस्वीरें देखकर हैरान रह जाता हूं। चुनाव के दौरान तेरे कट्टर और मेरे कट्टर वाली जुबानी जंग देखकर परेशान हो जाता हूं। मैं तेरे कट्टर और मेरे कट्टर वाली साजिशें देखकर बेहद परेशान हो जाता हूं। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं कि चुनाव के दौरान धार्मिक ध्रुवीकरण वाला सियासी जाल लगातार बिछाया जा रहा है, मगर आप उसमें मत फंसना। चुनाव के दौरान भड़काने वाला गैंग लगातार बिछाया जा रहा है जाल, आप उसमें मत फंसना। धर्म अपना निजी आस्था का मसला है, इसे चुनावी रंग देने की कोशिश करने वालों से सावधान रहना। मेरे हिंदुस्तान को बचाइए, हिंदुस्तानी की इंसानियत को बचाइए। और हर मजहब यही सिखाता है कि जब जब ऐसे मौके आए अपने आप को बचाइए और अपने परिवार को भी बचाइए। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। चुनावी मंच से खुले तौर पर पुलिस वालों को धमकी। संविधान की जिस व्यवस्था ने नेताजी को यह सम्मान दिया, उसी व्यवस्था को चुनावी मंच से नेताजी की खुली चुनौती। अपनी पार्टी के लिए 5 साल की विधायकी मांगने खुलेआम यूपी में घूम रहे नेताजी खुलेआम पुलिस वालों को ही धमकाने लगे, जताने लगे कि मुख्यमंत्री की बात क्यों सुनते हो। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। जिस संवैधानिक व्यवस्था ने नेताजी को संसद का सुख दिया, देश में माननीय बनकर घूमने का मौका दिया, कहीं भी चुनाव लड़वाने का मौका दिया, मानिए तो शासन व्यवस्था चलाने वालों को डराने लगे, धमकी भरे लहजे में जताने लगे, प्रधानमंत्री की क्यों सुनते हो, प्रधानमंत्री की बात क्यों मानते हो। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। चुनावी मंच से देश के एक माननीय सांसद का ये बेखौफ बदनाम अंदाज देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनावों में धार्मिक ध्रुवीकरण की यह खतरनाक साजिश देश के लिए हानिकारक है। चुनाव में धार्मिक कट्टरता का ये चलन खतरनाक है। खुलेआम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद का अपमान शर्मनाक है। चुनाव में तेरे कट्टर मेरे कट्टर वाली रेस देश के लिए बहुत हानिकारक है। आप किसी धर्म विशेष से हैं, इसलिए आपको सताया जा रहा है। आप किसी धर्म विशेष से हैं, इसीलिए प्रशासन आपका काम नहीं कर रहा। इस तरह के विचार देश में विस्तार की संभावना तलाश रहे हैं। किसी राजनीतिक दल के मुखिया के मुख से चुनावी मंच में सामने आना साफ संकेत देता है कि नेताजी ध्रुवीकरण का खतरनाक दांव खुलेआम खेल रहे हैं। रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में एक 80 साल के बुजुर्ग मोहम्मद रफीक को पुलिस स्टेशन में इनकी दाढ़ी नोची गई और उन पर पेशाब किया गया।
और ये हरकत करने वाले का नाम एसआई है गजेंद्र पाल सिंह। बताइए आप, ये आपकी इज्जत है कि 80 साल के बूढ़े को उसकी दाढ़ी को नोचा जाता है कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में। अगर ये बात सच है तो शर्मिंदगी नहीं बल्कि तकलीफ होती है कि तुमने दाढ़ी देखी और कहा कि इसकी दाढ़ी को नोचा जाएगा। क्या हमारी दाढ़ी से तुमको नफरत क्यों है? 80 साल के बूढ़े से तुम ये हरकत करते हो। आप सांसद हैं, आप बड़े वकील हैं, आपको चुनावी मंच पर एक चिट पकड़ाई गई और आपने उसे सामने खड़ी भीड़ के सामने पढ़ दिया। अपनी जहर घोलने वाली भावनाओं का खुला इजहार कर दिया। ओवैसी साहब ने कानपुर के एक लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े मसले का जिक्र चुनावी मंच से करने का ध्रुवीकरण का खतरनाक दाव नहीं खेला तो और क्या किया? ओवैसी साहब एक बड़े वकील भी हैं। उन्होंने इस कानूनी मामले पर कानूनी एक्शन की बात क्यों नहीं की? उन्होंने इस मामले पर अपने कानूनी ज्ञान का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बजाय इसके वे इनडायरेक्ट रूप से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की गरिमा पर ही चोट पहुंचाने लगे। एक ही झटके में सबको नकारने लगे। धर्म के नाम पर पुलिसिया व्यवस्था को नकारने का ऐलान खतरनाक है। धर्म के नाम पर शासन व्यवस्था को नकारने का यह ऐलान खतरनाक है। धर्म के नाम पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पद का ऐसा अपमान खतरनाक है। जाहिर है AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने ध्रुवीकरण का ज्यादा खतरनाक जहर घोला है तो सियासी उबाल ज्यादा आएगा ही। विरोधी खेमे में प्रतिक्रिया आएगी ही। तेरे कट्टर मेरे कट्टर, कौन ज्यादा कट्टर की बात बाद में, पहले विरोध वाले बयान सुन लेते हैं। यूपी इलेक्शन के प्रचार में असदुद्दीन ओवैसी कहता है कि योगी जी आश्रम चले गए, मोदी जी पहाड़ों में चले गए तो हिंदुओं का क्या होगा। यानी इंटरनल उसका हिंदुओं पर ही टारगेट है। तो मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि बेटा, जब जब हिंदुओं ने आतंकवादियों का खात्मे के लिए औरंगजेब जैसे गद्दार को खत्म करने के लिए तलवार उठाई तो तुम्हारे जैसे लोग वो समय पर सलवार कमीज पहनकर छुप गए थे। ये तुम्हारा इतिहास है। और रही योगी और मोदी जी की बात, जब जब धर्म पर संकट आता है कोई ना कोई रूप में, देव रूप में इस धरती पर जन्म लेते हैं और धर्म और देश की रक्षा करते हैं। तो ये बात भूल जा कि कौन आएगा। हमारे पास बहुत बड़ी लाइन है। हिंदुओं को धमकाने से पहले असदुद्दीन ओवैसी को अपने पूर्वजों का स्मरण कर लेना चाहिए। इसी तरह का भ्रम रजाकारों ने भी पाला हुआ था, लेकिन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने आप पर उतारू हुए तो उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी के सारे पूर्वज हाथ उठाकर हिंदुओं के सामने समर्पण करने के लिए मजबूर हुए थे। अगर स्वयं को असदुद्दीन ओवैसी औरंगजेब, तुगलक, बाबर, लोधी, गोरी की औलाद समझते होंगे तो उनको समझ लेना चाहिए कि इन आक्रांताओं के तमाम आक्रमणों के बावजूद भी हिंदू समाज आज भी शेष है। बात यही नहीं रुक रही। आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव हैं। चुनावी मौसम में चला गया जहरीला दाव ज्यादा असर दिखाता है। ओवैसी मुसलमानों पर खतरा बता रहे हैं तो खतरा हिंदुओं पर भी बताया जाने लगा है। ओवैसी ने जो कहा है कि हिंदुओं तुम्हें कौन बचाएगा, इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये कोई कोरी धमकी या राजनीतिक भाषण नहीं है। ओवैसी जो कह रहा है ये लोग वो पहले कर चुके हैं। डायरेक्ट एक्शन डे के दिन कोलकाता की सड़कों में जो हुआ वही तो बोल रहा है ओवैसी दोबारा करने के लिए। लाहौर से, रावलपिंडी से, कराची से जो हिंदू भाग कर आए हैं उनसे कभी बात कीजिए। ओवैसी जो बोल रहा है ये सच में किया है इन लोगों ने। अभी कुछ दशक पहले कश्मीरी पंडितों के साथ जो किया गया वो ही बोल रहा है ओवैसी, दोबारा वैसा ही नरसंहार करने की धमकी। हिंदुओं तुम्हें कौन बचाएगा? ओवैसी
तू एक बात ध्यान से समझ ले, हमें बचाने तो साक्षात नारायण स्वयं आते हैं। तू अपनी सोच, तुझे कौन बचाएगा। मोदी योगी कहीं जाने वाले नहीं हैं। इस बात को जितनी जल्दी समझ लो उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। चरम की तरफ बढ़ता चुनाव धार्मिक कट्टरता के भी नए पैमाने तय कर रहा है। AIMIM के मुखिया असुद्दीन ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान तेज हो चला है। चुनाव में धार्मिक कट्टरता का दाव असुद्दीन ओवैसी शुरू से ही खेलते रहे हैं। खुलेआम धर्म के नाम पर मुसलमानों को एकजुट करने का दाव खेलते रहे हैं। हमारे मुकद्दर में गरीबी और मुफलिसी आई, हमारे मुकद्दर में जेलों में हमारे नौजवानों की जवानियों को बर्बाद कर दिया गया, हमारे मुकद्दर में फसादात आए, हमारे मुकद्दर में एनकाउंटर आया, हमारे मुकद्दर में ये तबाही और बर्बादी आई, हमारे बच्चों को स्कूल का इंतजाम नहीं, हमारे नौजवान 2% ग्रेजुएट होते हैं, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट उत्तर प्रदेश में अगर किसी का है तो मुसलमानों का है। ये मजलिस का पैगाम है, इन नाइंसाफियों का हम खात्मा करना चाहते हैं। हद तो तब होती दिखती है जब सांसद महोदय अपने चुनावी मंच से सेक्युलरिज्म पर भी खुलकर हमला बोलते हैं, सेक्युलरिज्म के संवैधानिक प्रावधान पर सवाल खड़ा करते हैं। चुनाव पे चुनाव आया, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म। बताओ भारत के मुसलमानों, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के मुसलमानों से नहीं, मैं भारत के मुसलमानों से पूछ रहा हूं, सेकुलरिज्म से हमको क्या मिला? सेकुलरिज्म से सिर्फ मुशायरा मिला, सेकुलरिज्म से सिर्फ नारे मिले, सेकुलरिज्म से सिर्फ मीठी मीठी बातें मिली। क्या सेकुलरिज्म की वजह से आरक्षण मिला? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मेरी मस्जिद का तहफ्फुज हुआ? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मस्जिद शहीद करने वालों को सजा मिली? नहीं मिली। क्या सेकुलरिज्म की बुनियाद पर मुझे इंसाफ मिला, हक मिला, इज्जत मिली? नहीं मिली। मगर मुसलमान क्या बोलता है? सेकुलरिज्म। कौन सा सेकुलरिज्म? मैं उस सेकुलरिज्म को मानता हूं जो भारत के संविधान में है। मैं इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को कभी मानता नहीं था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मुसलमानों, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को झुटकारो। चरम की तरफ बढ़ता चुनाव, सियासी पार्टियों की तरफ से नए नए दाव, नए नए पैतरे। तेरे पास कट्टर है तो मेरे पास भी कट्टर है। एक धर्म को एक बंदा डरा रहा है तो दूसरे धर्म को दूसरे बंदे डरा रहे हैं। ऐसा ही कुछ धर्म की नगरी हरिद्वार में देखने को मिला। धर्म संसद के आयोजन में धार्मिक नेता सामाजिक और संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करते नजर आए। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। 40 करोड़ की इकोनॉमी है वो 40 करोड़ आदमियों की। तुम 100 करोड़ हो, तुम्हारे यहाँ बच्चे नहीं है। आर्थिक ताकत अब उनके पास चली गई। हिंदू संगठन अपडेट नहीं हुए। जो बात मैं 9 साल की उम्र में सुन रहा था, आज बूढ़ा हो गया, तब भी आर्थिक बहिष्कार की बातें चल रही थी, आज भी वही बात चल रही है। तुम अपडेट कब होगे? और तलवारों की बात भूल जाओ। तलवार केवल मंचों पर दिखाने के काम आने वाली है। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। झूठी बातों में बच्चों फंस मत जाना। ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे हथियार, यही तुम्हें बचाने वाले हैं। धर्म के नाम पर बुलाई गई धर्म संसद में राष्ट्र धर्म पर प्रहार किया गया, राष्ट्र की पहचान पर प्रहार किया गया। बवाल मचा, पूरे राष्ट्र में इसकी गूंज सुनी गई। कानूनी एक्शन का दबाव भी बना, FIR भी दर्ज कर दिया गया। लेकिन चुनावी मौसम जो जहर घोल चुका है, इतनी जल्दी असर छोड़ दे लगता तो नहीं। देखिए, बयान देने की बात है। जो भी बयान दिए गए हैं वो बिल्कुल उपयुक्त हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार। देखिए, समय समय पर भगवान के अवतार होते रहे हैं, चाहे वो भगवतपाद शंकराचार्य जी हो, दयानंद जी हों। जैसी तात्कालिक परिस्थिति रही है उसके अनुसार प्रत्युत्तर दिया गया है। और आज वर्तमान समय में ऐसी आवश्यकता आ पड़ी है
कि हम यदि नहीं भी किसी पर प्रहार करते हैं तब भी वो हमें गला काटने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमें नहीं लगता कि ये कहीं भी 1% भी धर्म संसद से कोई ऐसी बात कही है जो न करने योग्य हो। बधाई उन लोगों को जिसने FIR दर्ज की है। हिंदू धर्म पर हमेशा ऐसे ही कुठाराघात होता रहा है और होता रहेगा। कोई बुराई नहीं है, अपनी धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना कोई बुराई नहीं है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में, सब में वर्णन है। सबसे पहले हथियार तो हमारे देवों ने उठाए थे। कोई सा देव देख लीजिए किसके हाथ में हथियार नहीं है, सब पे FIR दर्ज कराइए आप। कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। हिंदुत्व की रक्षा करनी है, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं होगा। हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ेगा। हथियार उठाना नहीं पड़ेगा, समय आए तो चलाना भी पड़ेगा। राष्ट्र संवैधानिक व्यवस्था से चलता है, कानून व्यवस्था से चलता है। सबको सुरक्षा, सबको समान अधिकार का पूरा प्रावधान है। सबको अपने अपने धर्म के पालन का बराबर अधिकार है। बावजूद इसके धर्म और राजनीति से जुड़े नेताओं का ऐसा बयान हैरान करता है। अपने अपने धर्म के लोगों को डराने का प्रयास हैरान करता है। ये राष्ट्र धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है, खासकर चुनाव के समय। तेरे कट्टर से बड़े मेरे कट्टर वाली रेस राष्ट्र के लिए हानिकारक नहीं तो और क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हां, पंजाब में धमाके की साजिश रची गई। अफसोस, इस साजिश को सियासत शुरू हो गई। पंजाब में धमाके के बाद लोग दहशत में आ गए। अफसोस, इस दहशत पर सियासत शुरू हो गई। पंजाब में लोग धमाके से डरे हुए हैं। अफसोस, इस डर पर लगातार सियासत हो रही है। मैं सरफराज सैफी पंजाब के भाई बहनों को आगाह करना चाहता हूं, चुनावी दौर में किसी तरह की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। पंजाब के हिंसा का लंबा दौर देखा है। हिंसा वाली राजनीति करने वालों को अब एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं कि आत्मघाती हमलावर की पहचान हो चुकी है। पंजाब में ब्लास्ट की जांच देश की सबसे बड़ी एजेंसी कर रही है। पूरी साजिश का पर्दाफाश बहुत जल्द होगा। मैं बस इतनी गुजारिश करूंगा कि देश की सुरक्षा के मसले पर राजनीति ठीक नहीं है। पंजाब के भाई बहनों की सुरक्षा के मसले पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पंजाब में धमाका होता है। राजनीतिक पार्टियों को सियासी संभावना दिखती है। धमाके में लोगों की जान जाती है। राजनीतिक पार्टियों को सियासी संभावना दिखती है। पंजाब में दहशत का माहौल बनता है। राजनीतिक पार्टियों को सियासी संभावना दिखती है। लुधियाना के जिला न्यायालय परिसर में गुरुवार को धमाका हुआ। धमाके में एक शख्स की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। लेकिन चुनावों के समय हुए इस धमाके ने सूबे का सियासी शोर बढ़ा दिया। लोगों की जान चली गई। धमाके के पीछे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा का हाथ होने की बात भी सामने आ रही है, जो मामले को बेहद गंभीर बताने के लिए काफी है। इस मामले में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा भी फिदायीन और आतंकी हमले से इनकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है और पड़ोसी शांत नहीं रहने दे रहे। लेकिन चुनाव के समय राजनीतिक नफा नुकसान वाली सोच नेताओं को बेचैन कर रही है। पंजाब के लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले में लगातार राजनीतिक बयानों की बौछार हो रही है। आगामी चुनाव में अपनी बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने तो बिना देर किए टाइमिंग सही देखते हुए घोषणा कर दी। पंजाब की मौजूदा चन्नी सरकार बहुत कमजोर सरकार है। पंजाब को केवल आम आदमी पार्टी की सरकार ही बचा सकती है।
कि आज पंजाब में एक बहुत कमज़ोर सरकार है। चन्नी सरकार बहुत कमज़ोर सरकार है और ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। इनके पास पंजाब को संभालने के लिए समय ही नहीं है। तो कैसे पंजाब को आज एक स्थिर, ईमानदार और सशक्त मजबूत सरकार चाहिए जो कि ऐसे साजिशकर्ताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। और तो और आम आदमी पार्टी ने तो बिना समय गंवाए धमाके के दूसरे ही दिन पंजाब चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। जबकि इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बयान भी सामने आया। हालांकि मुख्यमंत्री से गंभीर लॉ एंड ऑर्डर की घटना बता रहे हैं। मुख्यमंत्री चन्नी ने इस मामले को ड्रग्स केस से जोड़ा है। चन्नी ने कहा, अकाली दल ते नहीं लगाना चाहता सीधा, लेकिन असलीयत दे विच ये भी आ रहा है कि नशियां दी कार्रवाई जिहड़ी कीती है, जिस दिन तो कोर्ट ने सानू कह दिता है कि नशियां ते कार्रवाई करो और ऐसी कार्रवाई आरंभी है, FIR दर्ज की है। अज उधर मोहाली कोर्ट दे विच केस की सुनवाई हुई सी, उसे दिन उसे टाइम लुधियाने दे विच कोर्ट दे विच अटैक हो रहा है। ते उस तो बाद ही दोनों हरमंदर साहब दे विच बंदा एंटर कर गया, उस तो बाद ही कपूरथले दे विच हो गया। इन्हां नूं किस चीज़ दे नाल देखना है, ये सारे असीं देख रहे हैं। ये पता लग जाएगा किस चीज़ से हथियार। डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने इस धमाके के पीछे ड्रग्स मामले में विक्रम सिंह मजीठिया पर दर्ज हुई FIR को बता दिया। ड्रग्स पर सरकार के सख्त एक्शन को करार दिया। चुनाव करीब है, लुधियाना ब्लास्ट मामले की जांच तेज है, NIA मामले की जांच कर रही है, लेकिन इंतजार कोई नहीं करना चाहता। जितनी जल्दी हो सके अपना सियासी नफा और विरोधियों का नुकसान चाहता है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को साफ तौर पर लुधियाना ब्लास्ट के पीछे राजनीति साफ नजर आ रही है। ये नकारात्मक राजनीति की प्रकाष्ठा है कि बेकसूर लोगों की जानें ली जा रही हैं वोट्स की पोलराइजेशन के लिए। मेरा सवाल यह है कि 4.5 साल सब कुछ ठीक था और ये सेम प्रक्रिया बंगाल में भी हुई। ये 4.5 साल ठीक था और यकायक जब 1-2 महीने रह जाते हैं तो सीरीज ऑफ इवेंट्स, बेअदबी, फिर बेअदबी, लोग पहरेदार बने और अब ये जघन्य अपराध। ये कौन सी लड़ाई है भाई? नवजोत सिंह सिद्धू को बेशक लुधियाना ब्लास्ट के पीछे राजनीति नजर आ रही हो, लेकिन पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह सीधे तौर पर इस तरह दहशत फैलाने के लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दोषी करार दे रहे हैं और इसे ठीक करने की जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू पर डाल रहे हैं। मुख्यमंत्री चन्नी को अपनी पार्टी के अध्यक्ष अगर वो आपकी सुने तो उसे कहना चाहिए कि अपने बड़े भाई इमरान खान से कहें कि सीमावर्ती राज्य पंजाब को परेशान करने की कोशिश बंद करें। लुधियाना धमाके की अभी तक की जांच में पता चला है कि विस्फोट में मरने वाला व्यक्ति खुद विस्फोटक पदार्थ संभाल रहा था। पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा है कि या तो ये व्यक्ति विस्फोटक ले जा रहा था या असेंबलिंग कर रहा था, जो आगे की जांच में सामने आएगा। पंजाब पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पंजाब पुलिस की FIR में IPC की धारा 302, 307, 124A और 120B गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम लागू किया गया है। जानकारी यही सामने आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट का संज्ञान लिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सुरक्षा एजेंसियों से कहा है कि पंजाब को फिर से आतंकवाद के पुराने दौर में धकेलने की कोशिश पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।
पंजाब के सरकार से, पुलिस और प्रशासन से इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि पंजाब को वापस से जिस तरह से आतंकवाद के पुराने दौर में धकेलने का प्रयास हो रहा है, इन षड्यंत्रों का तुरंत पर्दाफाश किया जाना चाहिए। पंजाब के जो सोशल हार्मनी का फैब्रिक है, सामाजिक ताना बाना, उसको डिस्टर्ब करने के लिए जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पिछले दिनों गुरुद्वारे में जिस तरह की सैक्रिलेज की घटनाएं हुई, उनके भी तह तक जाने की आवश्यकता है। पंजाब देश का सबसे समृद्ध राज्य रहा है, लेकिन सीमावर्ती राज्य होने की वजह से पंजाब हमेशा से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के द्वारा परेशान किया जाता रहा है। लुधियाना में हुए ब्लास्ट की जांच अभी जारी है। जब तक कोई ठोस कारण सामने नहीं आ जाता, राज्य के हित में, राष्ट्र के हित में राजनेताओं को निराधार और सियासी बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हां, कोरोना का कहर एक बार फिर से मेरे मुल्क में बहुत तेजी से फैल रहा है। लोग हिफाजत करने लगे हैं और कोरोना का कहर पूरे देश में नए सिरे से पैर पसर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओमिक्रॉन के खतरे से पूरी दुनिया दहशत में है। कोरोना के नए वेरिएंट से हिंदुस्तान में भी दहशत है। मेरे भारत के कई राज्यों में तेजी से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा सवाल उठाया है। कोर्ट ने बड़ी बात कही है, जान है तो जहान है। सवाल सबसे बड़ा है कि कोरोना के बढ़ते खतरे से अगर नाइट कर्फ्यू लगाया गया तो दिन में हो रही रैलियों में लोग कैसे महफूज रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोरोना की वजह से अगर नाइट कर्फ्यू लगाया है तो फिर रोड शो में कैसे लोग महफूज रहेंगे। और यही सवाल पूरा देश पूछ रहा है कि नाइट में कर्फ्यू और दिन में रैली आखिर क्यों। ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और सियासी दलों को चुनाव करने से पहले 100 बार सोचने की बात कही है। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने चुनाव आयोग और सियासी दलों को आगाह करते हुए कहा है कि दूसरी लहर में हमने देखा कि लाखों की संख्या में लोग कोरोना संक्रमित हुए और जान गंवाई। यूपी में ग्राम पंचायत के चुनाव और बंगाल विधानसभा के चुनावों ने लोगों को काफी संक्रमित किया, जिससे लोग मौत के मुंह में समा गए। अब फिर से उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव निकट है, जिसके लिए सभी पार्टियां रैली, सभाएं आदि करके लाखों की भीड़ जुटा रही हैं, जहां पर किसी भी प्रकार से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है और इसे समय रहते नहीं रोका गया तो परिणाम दूसरी लहर से कहीं अधिक भयावह होंगे। चुनाव आयुक्त से कोर्ट की अपील है कि इस प्रकार की रैली, सभाएं आदि जिसमें भीड़ एकत्रित हो, उस पर तत्काल रोक लगाएं और चुनावी पार्टियों को आदेशित करें कि वह अपनी प्रचार प्रसार रैली एवं सभा में भीड़ जुटाकर न रखें, बल्कि दूरदर्शन एवं समाचार पत्रों के माध्यम से करें और संभव हो सके तो फरवरी में होने वाले चुनाव को भी 1-2 माह के लिए टाल दें, क्योंकि जीवन रहेगा तो चुनावी रैलियां, सभाएं आगे भी होती रहेंगी और जीवन का अधिकार हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भी दिया गया है। तीसरी लहर के खौफ को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर यादव जी ने एक सोमोटो लेते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से ये निवेदन किया है कि इस पर वो केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ध्यान दे कि चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और रैलियां तमाम हो रही हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही हैं, यहाँ माननीय न्यायालय में भी इस तरह की भीड़ इकट्ठा हो रही है, जिसको देखकर कोविड के फैलने की संभावना है। लिहाजा इसको देखते हुए चुनाव को 2 महीने 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता हो तो उस पर ध्यान दिया जाए।
हाईकोर्ट की ये टिप्पणी ऐसे वक्त में सामने आई है जब उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की घड़ी बिल्कुल नजदीक आ गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते में चुनावों का ऐलान किया जा सकता है। इस बीच ओमिक्रॉन के केस भी तेजी से बढ़ रहे हैं। मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो ओमिक्रॉन के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो ओमिक्रॉन कोरोना के डेल्टा स्वरूप के मुकाबले 3 गुना तेजी से फैल रहा है। इसी वजह से देश में ओमिक्रॉन के मरीज 350 के पार पहुंच गए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए पीएम मोदी भी हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं और कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान हो चुका है। डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर भी मान रहे हैं कि यह वक्त लापरवाही बरतने का बिल्कुल नहीं है। इंडिया में इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, 10 टाइम्स पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो ये एकदम एक्सप्लोड हो सकता है ओमिक्रॉन। कोई भी कंट्रीब्यूटर जो ओवर क्राउडिंग क्रिएट करेगा वो मेजर कंट्रीब्यूटर होगा। ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग से हाई कोर्ट की अपील क्या असर दिखाएगी, ये तो अगले कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट की टिप्पणी में समाजवादी पार्टी सियासी एंगल देख रही है। ये हो सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनमानस पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी चुनाव हारने जा रही है और हो सकता है इससे घबराकर बीजेपी चुनाव टालने के लिए कोई बहाना ढूंढ रही है। जिस कोरोना के कहर से पूरी दुनिया बुरी तरह से कांप गई, लाखों लोग काल के गाल में समा गए, वो कोरोना और उसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन समाजवादी पार्टी को महज सियासी एजेंडा नजर आ रहा है। हाई कोर्ट की टिप्पणी पूरी तरह से जनहित में है। इसमें शायद ही किसी को शक हो, बावजूद इसके सियासी दल सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। रामगोपाल यादव के बयान से खफा बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लगाता है उनको ही निर्णय करना है कब चुनाव करने हैं, और संविधान में तय है कब कब चुनाव होने हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके चलते कई देशों ने क्रिसमस और नए साल के जश्न पर पाबंदी भी लगा दी है। अपने देश में भी ओमिक्रॉन की वजह से यूपी में 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। साफ है कि यूपी सरकार ओमिक्रॉन के खिलाफ एहतियात बरत रही है। हाई कोर्ट ने भी लोगों की जान बचाने के लिए अहम टिप्पणी की है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए यूपी, एमपी, गुजरात और कई राज्यों की सरकार नाइट कर्फ्यू तक ऐलान कर चुकी है, तो दिन में चुनावी रैली कैसे की जा सकती है? क्या चुनावी रैलियों से कोरोना की दूसरी लहर जैसा खतरा देश पर फिर से नहीं मंडराने लगेगा? ये सब ऐसे सवाल हैं जिस पर तत्काल फैसला बेहद जरूरी है। जरा सी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है, ये तो हम सब जानते ही हैं। और रही बात चुनाव की, तो वो तो बाद में भी कराए जा सकते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन जाते जाते आपसे एक अपील करना चाहता हूं। आप अपना ख्याल कीजिए, अपने परिवार वालों का ख्याल कीजिए। जान है तो जहान है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।